हेलो स्टूडेंट, हम लोग का स्वतंत्र राज्यों के बारे में लेक्चर चल रहा था। उसी कड़ी में आज हम लोग अवध के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने राजपूतों के बारे में बताया, राजपूत राज के बारे में बताया, सवाई जय सिंह के बारे में। उसके बाद हमने जाटों के बारे में बताया, हैदराबाद के निजाम के बारे में बताया, मैसूर राज के बारे में बताया। और अब अगला जो कड़ी है स्वतंत्र राज्यों में वह है अवध। जैसा कि पिछले हमने वीडियो में अपने जो लेक्चर दिए थे कि सबसे ज़्यादा स्वतंत्र राज्यों का उदय अगर हुआ था तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ था। और कई ऐसे जो सूबेदार थे, अमीर वर्ग के लोग थे, मौका पाते ही स्वतंत्र कर लिए थे। अपने जहाँ पे वो नियुक्त हुए थे, जिस जगह पर, उसको अपने को स्वतंत्र कर लिए थे। तो उसी कड़ी में आज हम लोग चल रहे हैं अवध प्रांत के बारे में, जिसके बारे में हम बताएंगे। तो अवध प्रांत जो था वह और उसकी स्थापना शहादत खां ने किया था। दरअसल शहादत खां ईरानी गुट का नेता था और ये फारूक शेर के समय और मोहम्मद शाह रंगीला के समय, दोनों के समय काम कर चुका था। और इसकी योग्यता को देखते हुए मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे बुरहान मुल्क की उपाधि दी थी। ध्यान रखिएगा, इसकी उपाधि क्या थी? बुरहान मुल्क की उपाधि थी। और इसने यह बयाना का भी सूबेदार था। बाद में आगरा को भी इसकी जिम्मेदारी दे दी गई। तो कहते हैं कि 1722 में इसने स्वतंत्र रूप से अवध राज्य पर शासन करना शुरू कर दिया, अवध प्रांत पर शासन करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जब वहां पर इसको जब शासन करना शुरू कर दिया तो जो छोटे किसान थे, जो छोटे कृषक थे, जिनका शोषण बड़े जमींदार जो भूस्वामी थे कर रहे थे, उनसे इसने मुक्ति दिलाई। यही नहीं बल्कि हिंदुओं को इसने भी ऊंचा पद प्रदान किया। आपको हम बता दें कि 1739 में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो ये भी शहादत खां भी मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से लड़ने के लिए आया था। और जब खानदौरान युद्ध में मारा गया, जो मीर बख्शी के पद पे था, तो निजामुल मुल्क को मीर बख्शी का पद मिला तो ये नाराज हो गया। ये मीर बख्शी का पद पाना चाहता था, सेना का सर्वोच्च पद होता था। तो उसने नादिर शाह को सलाह दिया कि अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करेंगे तो आपको 20 करोड़ मिलेंगे। नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया और जब पैसा नहीं मिला तो कठोर चेतावनी दिया नादिर शाह ने, और उसके कोप से बचने के लिए इसने विष खा करके, जहर खा करके आत्महत्या कर लिया था। इसका कोई बेटा नहीं था शहादत खां का, तो इसका जो भतीजा था बाद में दामाद बन गया, सफदरजंग। सफदरजंग जो है के बारे में बता दें कि सफदरजंग ने 2 करोड़ रुपया नादिर शाह को दे करके और उससे मान्यता ले लिया और अवध का ये शासक बन बैठा। बाद में मोहम्मद शाह रंगीला ने भी उसको मान्यता दे दिया, एक आज्ञा पत्र जारी करके। और जब अहमद शाह गद्दी पर बैठा, जिसकी टाइमिंग है 1748 से लेकर के 1754, तो अहमद शाह ने इसको वजीर का पद भी प्रदान कर दिया। अब यहीं से नवाब और वजीर एक साथ चलने लगे। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब कोई नवाब किसी राज्य का और वजीर का भी पद देखने लगे। मतलब इसका क्षेत्र बृहद हो गया, अपने राज्य का था ही था, अब वजीर का भी पद देखने लगा। सफदरजंग भी योग्य व्यक्ति था।
और कहा जाता है कि बाद में उसके दरबार में, अवध में जो भी कमियां थी उसको दूर करने का उसने प्रयास किया। 1753 में सफदरजंग को वजीर के पद से हटा दिया गया और कहते हैं कि 1754 में इसकी मृत्यु हो गई। तो एक चीज ध्यान देने की चीज है कि वजीर का और नवाब का पद सफदरजंग से शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद अब इसका बेटा जो है शुजा-उद-दौला गद्दी पर बैठा। टाइमिंग हमने लिख दिया है ताकि आपके ध्यान में रहेगा। शुजा-उद-दौला जो अवध का जब नवाब बना, इसी के समय कई घटनाएं हुई। सबसे बड़ी बात यह था, अहमद शाह अब्दाली ने जब आक्रमण किया था 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में, इसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। दूसरी चीजें थी कि जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, तो इसने जो वहां से निर्वासित नवाब था मीर कासिम, उसका साथ दिया। तो 1764 बक्सर के युद्ध में आप जानते हैं कि संयुक्त सेना पराजित हुई थी। इसमें मीर कासिम भी था, शुजा-उद-दौला था और शाह आलम द्वितीय था, जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। अंग्रेज चाहते तो इसी समय अवध को अपने अधीन कर सकते थे, कब्जे में ला सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। दरअसल वो मराठों से जूझ रहे थे, अभी मराठों से उसे मुक्ति नहीं मिली थी, इसलिए अवध को इन लोगों ने मध्यवर्ती राज्य बनाए रखा, जिसे हम बफर स्टेट भी कहते हैं, जिसे अवध को हम दुधारू गाय भी कहते हैं। इसलिए कि जब भी धन की जरूरत पड़ती थी, अंग्रेज अवध से पैसा मांग लेते थे, किसी न किसी रूप में वो मांग लेते थे जब भी जरूरत रहती थी। तो इसका ढोंग अंग्रेजों ने बनाए रखा। हमने बताया ना कि अंग्रेज बुद्धिमत्ता से काम लेते थे, जोश में नहीं आते थे, सूझबूझ कहाँ क्या करना है इसी रणनीति को अपनाते थे। इसीलिए उन लोगों ने अवध को अपने अधीन नहीं किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता दें आप लोगों को कि शाह आलम द्वितीय का वजीर था इमादुल मुल्क। ध्यान रखिएगा, इमादुल मुल्क वजीर था। उसके प्रकोप से बचने के लिए शाह आलम द्वितीय ने शुजा-उद-दौला की यहां शरण लिया था, और यही कारण था जब इमादुल मुल्क की मृत्यु हो गई तो शुजा-उद-दौला को शाह आलम द्वितीय ने वजीर का पद भी प्रदान किया था। मतलब सफदरजंग के बाद अगर कोई दूसरा अवध का नवाब बना तो वो जो नवाब था, जो वजीर के पद भी प्राप्त किया, तो वो था शुजा-उद-दौला। आगे चल करके जब वारेन हेस्टिंग का समय आया, जब गवर्नर भारत का, आप जानते हैं कि पहला गवर्नर जब बना, तो उसकी भी नीति अधिक से अधिक धन हड़पने की थी। उसने क्या किया कि 1773 में शुजा-उद-दौला से एक संधि किया, और उस संधि के तहत उसने जो शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कारा का जिला था वह नवाब को दे दिया 50 लाख रुपए में। ध्यान रखिए कितने रुपए में? 50 लाख रुपए में। अब मतलब 50 लाख रुपए ले भी लिए और जिला दे दिए, और ये भी उन लोगों ने वचन दिया कि रूहेलों के विरुद्ध अंग्रेजी कंपनी आपकी सहायता करेगी। आपको बता दें कि आगे चल करके शुजा-उद-दौला ने 1774 में रुहेलों पर आक्रमण किया, रुहेलखंड पर आक्रमण किया। वहां का सरदार था हाफिज रहमत अली। उसको एक युद्ध में मीरनपुर कटरा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, मीरनपुर कटरा 1774 में इसमें हाफिज मारा गया, जो कि और रुहेलखंड को अवध के में मिला लिया गया। उनकी कोई गलती नहीं थी,
रुहेलो ने कभी कंपनी को परेशान नहीं किया था, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग की जो नीति थी अधिक से अधिक धन हड़पने की, उस नीति का यह शिकार हो गया। बाद में इसकी आलोचना हुई थी। जब हम वॉरेन हेस्टिंग पढ़ाएंगे तो इसकी चर्चा हम कर देंगे, गवर्नर जनरल के बारे में बताएंगे। तो ये इनकी नीति होती थी। तो आगे चल करके आपको बता दें कि जब शुजाउद्दौला के बाद आशफदौला गद्दी पर बैठा, इसकी भी टाइमिंग 1775-97। आशफदौला के बारे में एक दो पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसने अपनी राजधानी, ध्यान रखिएगा, 1775 में फैजाबाद, जिसे वर्तमान में अयोध्या नाम दे दिया गया है, राजधानी लखनऊ स्थानांतरित किया। मतलब अब अवध की राजधानी कहां होगी? लखनऊ होगी। और यही नहीं, आशफदौला ने अंग्रेजों से एक संधि भी किया। वो संधि इस शर्त पे किया था कि अंग्रेज कंपनी एक सेना की टुकड़ी हमारे सहायता के लिए रखेगी और हम उन्हें प्रतिवर्ष नजराने के रूप में 74 लाख रुपया वार्षिक नजराना देंगे। ध्यान हमने लिख दिया है, फैजाबाद संधि के 74 लाख वार्षिक नजराना देना स्वीकार किया, शर्त पे दिया। लेकिन आधा अधूरा पैसा देता था। अब कंपनी का कर्जा नवाब पे बढ़ता जा रहा था। वॉरेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल था, उसने दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो आशफदौला ने यह कहा कि जो धन है वो मेरे पास नहीं है, मेरी माँ और दादी रखी हैं। कहते हैं कि जब ये बात आशफदौला ने वॉरेन हेस्टिंग से, तो वॉरेन हेस्टिंग ने उसकी माँ पर, उसकी दादी पर अत्याचार करने लगा, दबाव बनाने लगा, हर तरह की नीति अपनाने लगा कि पैसा हमसे क्या करना है, लेना है। कहते हैं कि इसकी बड़ी आलोचना भी हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग तो ऐसा आदमी था जो हीरों से भी और स्त्रियों से पैसा लेने से भी नहीं चूकता था। इस तरह से इसके बारे में कमेंट कहे गए और बहुत निकृष्ट कार्य किया। इसने इतना प्रताड़ना किया उन महिलाओं को जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अंग्रेज निश्चित रूप से भारत को खोखला बनाने के लिए आए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको जितना धन हड़पना था हड़पते थे और वो लेकर के चले जाते थे। अंग्रेज भी जानते थे, नवाब भी पंगु हो चुके थे, सम्राट भी पंगु हो चुके थे। जो हमारी संशोधन शक्तियां थीं वो आपस में ही कभी एक नहीं रही। अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया, क्योंकि प्लासी और बक्सर के युद्ध ने सिद्ध कर दिया कि भारत पर कौन राज करेगा और कौन नहीं करेगा। ये तमाम ऐसी चीजें थीं जो अंग्रेजों के पक्ष में लगातार होती चली गई। तो इस तरह से आशफदौला के बारे में एक और चीज याद कर लीजिए। आशफदौला ने 1784 में, ध्यान रखिएगा, 1784 में इमामबाड़ा का निर्माण कराया था मुहर्रम त्यौहार मनाने के लिए। ये लखनऊ में है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है। स्थापत्य कला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद आशफदौला के बाद वजीर अली गद्दी पर बैठा, बहुत कम समय तक रहा। शहादत अली खां, इसने अवध के राजा, ध्यान रखिएगा, इसमें अवध के राजा की उपाधि ली थी। और सबसे बड़ी बात है कि 1801 में उस समय लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर बन के आया था भारत का। और आप जानते हैं लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि का जन्मदाता भी माना जाता है, इसी ने शुरुआत किया। तो इसने अवध से 1801 में संधि की। इसके पहले अवध के जो नवाब था शहादत अली खान ने इलाहाबाद और कारा का जिला भी दे दिया था। तो यही नहीं, इलाहाबाद का किला भी दे दिया। और जो संधि हुई लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, उस संधि के तहत देखिए कितनी बड़ी चीजें थी। जबरदस्ती संधि किया उसने, और उसने रुहेलखंड, दोआब का क्षेत्र
और गोरखपुर का क्षेत्र भी अवध के नवाब से प्राप्त कर लिया। अब धीरे धीरे अवध के नवाब पंगु होते जा रहे थे। अभी भी अंग्रेज उनको दुधारू गाय के रूप में प्रयोग कर रहे थे। अभी वो उनको कब्जा नहीं करना चाह रहे थे। अपने रणनीति के तहत धीरे धीरे वो काम कर रहे थे। खैर, इसके बाद आपको बता दें कि हैदर अली खान गद्दी पर बैठा। लॉर्ड हेस्टिंग ने इसे बादशाह की उपाधि प्रदान किया था। यही ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था, उसने बादशाह की इसको उपाधि प्रदान किया। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद अली गद्दी पर बैठा। आपको बता दें कि उस समय लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर हुआ करता था। अब यहीं से इसके पहले भी आपको बता दें, लॉर्ड ऑकलैंड के बारे पहले लॉर्ड विलियम बैटिंग, उसने भी अवध में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। उसके समय तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कह भी दिया था कि अवध को विलय कर लो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन चेतावनी जरूर दिया था, विशेषकर हैदर अली खान को जो है चेतावनी उसने जरूर दिया था। खैर, लॉर्ड ऑकलैंड ने संधि की और संधि के तहत उसमें ये बात थी, ये अलग बात है कि संधि मान्य नहीं हुई, इसको मृत घोषित कर दिया गया, डेट घोषित कर दिया गया। लेकिन इसमें ये बात क्लियर हो गया था कि अगर अवध में कुप्रशासन फैलता है, अव्यवस्था फैलता है, तो अंग्रेज अवध को अपने अधीन कर लेंगे। अंतिम उसके बाद अहमद अली खान गद्दी पर बैठा। अब जो इस वंश का जो अंतिम शासक था वह था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के कहानियां किस्से तो आप सुन चुके होंगे। मानते हैं कि ये आराम तलब बादशाह था, भोग विलास में डूबा रहता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि अवध में शासन व्यवस्था में अव्यवस्था फैल गई हो। लेकिन हमने बताया जब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बन के आया 1848 में, तो उसने उसकी सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है बेअबकत सिद्धांत, राज्यों को हड़प नीति। लेकिन अन्य राज्यों को तो गोद प्रथा जो पर रोक लगा दिया था, उसके तहत हड़प लिया था। लेकिन अवध को कैसे वो अधिग्रहण करे, तो कुशासन का आरोप लगाया। कुशासन का अर्थ होता है जहां पर शासन प्रशासन सही तरीके से न चल रहा हो, एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। ध्यान रखिएगा, एक प्रक्रिया धीरे धीरे हो रहा है और अब वो मान्यता प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए कर्नल श्रीमन को, ध्यान रखिएगा, कर्नल श्रीमन को उसने, जो लखनऊ का रेजिडेंट था, 1848 में उसने भेजा और रिपोर्ट देने के लिए कहा। उसने जरूर रिपोर्ट दिया कि शासन प्रशासन सही तरीके से नहीं चल रहा, लेकिन वो विलय के पक्ष में नहीं था। 1854 में जॉन आउट्रम वहां पहुंचा। ध्यान रखिएगा, जॉन आउट्रम। जॉन आउट्रम 1854, इसी के रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय किया गया था। जॉन आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर। कई बार क्वेश्चन आया किसके रिपोर्ट के आधार पर, तो जॉन आउट्रम के रिपोर्ट के आधार पर। उधर लंदन टाइम्स ने भी कहा था, देखिए साम्राज्यवादी लेखक हो चाहे वहां की मीडिया हो, उसने भी कहा था कि भारत में तुच्छ जाति के लोग रहते हैं। अब उसके पश्चिमी छोर से एक सर्वश्रेष्ठ जाति उन पर शासन करने के लिए जा रही है, अब उस पर शासन करेगी। मतलब भारत को हर तरह से यहाँ के लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास, चाहे उनके साम्राज्यवादी लेखक हों, चाहे वहां के जो प्रिंट मीडिया के लोग हों, हर तरह से कहते थे। कहते हैं कि जब लॉर्ड डलहौजी संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए वाजिद अली शाह के पास भेजा 4 फरवरी को, तो उसने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और कहा कि बराबरी वालों से हस्ताक्षर होता है, अपने से नीचे वालों से हस्ताक्षर नहीं होता है।
और उसने ये भी कहा कि मेरा अपमान हुआ है, मेरे देश का अपमान हुआ है, बेइज्जती हुई है, और मैं कभी भी अंग्रेजों से किसी भी चीज के लिए सहायता नहीं मांगूंगा। चूंकि सारी चीजें अब फिट हो चुकी थी, चाहे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का आदेश हो, चाहे जॉन आउटम की रिपोर्ट हो, और डलहौजी एकदम तुला हुआ था, उसके जाने का समय हो रहा था। वो चाहता था कि इस काम को अंजाम देकर जाएं, और आपको बता दें वह अंजाम पूरा किया। और उसने, आपको बता दें, 13 फरवरी को, ध्यान रखिएगा, 13 फरवरी को 1856 को अवध का विलय कर दिया, और यहीं से विलय कर लिया गया। वाजिद अली शाह को 12 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दे करके और कोलकाता भेज दिया गया। इस तरह से अवध साम्राज्य का अंत हुआ और वो अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। तो अंग्रेजों, हमने बताया कि अंग्रेजों की नीति थी, धीरे धीरे वो नीति को आगे बढ़ाते चलते थे, और जब उनको मौका मिलता था तो सीधे वो गले पर हाथ डाल देते थे, दबोच लेते थे। कोई भी ऐसा राज नहीं था जब उन्होंने मौका पाते न हड़प लिया हो। जब भी नियम बनाते थे, उनके हिसाब से नियम बनता था, उस नियम को पालन करना होता था, अपने हिसाब से नियम बनाते थे। जैसे डलहौजी ने गोद प्रथा पर रोक लगाया तो नियम बनाया था। वो जानता था कि अधिकांश राज्यों के जो शासक हैं वो दत्तक पुत्र के रूप में शासन कर रहे हैं, तो नियम ही बना दो, वो हमारे अधीन हो जाएगा सारी चीजें। और जहां ये समस्या नहीं थी वहां पे आरोप लगाओ कि शासन प्रशासन सही तरीके से नहीं चल रहा है, उसको अधिग्रहण करो। तो ये अंग्रेजों की नीति होती थी, और धीरे धीरे हमारे अधिकांश राज्यों को या तो उन लोगों ने विलय कर लिया, या तो संधि करके उनको पंगु बना दिया। वो नाम मात्र के शासक थे, सारा शासन प्रशासन जो चीजें थी वो अंग्रेजों के अधीन हो गई थी। तो इस तरह से जो अवध था वो अंग्रेजों के अधीन हुआ। अब हम इन राज्यों के, जो अवध के राज्य हैं, जो मैसूर के राज्य हैं, जो जाट हैं, जो हैदराबाद है, इन पर हम जो है क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोगों को बताएंगे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बैंक जो भी हम बताते हैं उससे आपको एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि अगर आप लेक्चर नहीं भी सुने हैं तो अगर वो सुनते हैं तो आपको बहुत से लाभ मिलेंगे। हमारा वीडियो को आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों के पास भेजने का प्रयास करें। अगर कोई मेरे अंदर त्रुटि हो या कोई कमी हो, जो हमारे विद्वान लोग हैं, जो इतिहास के विशेषज्ञ भी लोग हैं, जो कई लोग सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा उनके कि नहीं आप बहुत चीज़ों को अच्छे से बता रहे हैं, मैं उनको भी मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उनके वो भी सलाह देंगे, मैं उनके सलाह मानूंगा। अन्य जो लोग हैं अपना विचार देते रहें, ताकि हम आपको अच्छा से अच्छा देने का प्रयास करें, कोशिश करें, करते रहते हमेशा कि अच्छा से अच्छा दें। एक ही जगह आपको बहुत सी चीज़ें मिलती जाएंगी और आगे भी आपको मिलती जाएंगी। बस आशा यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करते रहिए। धन्यवाद।